हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, सबसे पहले 12th की मैथ्स की दुनिया में हमारे छोटे से चैनल, प्यारे से चैनल एसएस वापी में आपका स्वागत है। बच्चों, आप सबको जैसा कि पता है और जिनको नहीं पता है उनके लिए कि हम कोचिंग रन करते हैं और वापी में स्कूल ऑफ साइंस के नाम से रन किया जाता है और सिलवासा में अचीवर्स एकेडमी के नाम से रन करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर। एक छोटा सा हम प्रयास कर रहे हैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए। एक छोटा सा प्रयास आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो आप हर एक वीडियो लेक्चर को देखा जरूर करो, ये सब आपके लिए है। ठीक है, तो ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और सीधा में स्टार्ट करेंगे 12th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि कैलकुलस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारे टीचर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं, बट आपको बता दो कि वो थोड़ा सिंपल चैप्टर है, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ाया जाएगा वो आपको। एंड कैलकुलस नॉर्मली बहुत सारे टीचर कैलकुलस से स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली, बट हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलस से स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आज हम 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। दूसरा पॉइंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने के पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका ज्ञान होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है इसका नाम आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सुना है, और नहीं सुना तो सुनो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है इसका नाम आप लोगों ने सुना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दैट इज ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। द मीनिंग ऑफ ट्राइगोन इज ट्रायंगल। ट्राइगोन का मतलब क्या है, ट्रायंगल। एंड द मीनिंग ऑफ मेट्रॉन इज मेजरमेंट। मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ बच्चों, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक मींस व्हाट, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब देखो आप, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मींस व्हाट, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मींस व्हाट। आप सब लोगों ने एक ट्रायंगल देखा है, और अगर नहीं देखा देखो ऐसा कुछ होता है ट्रायंगल। मान लो कि ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है। आप इस ट्रायंगल एबीसी में क्या मेजर करेंगे, या तो तीनों साइड मेजर करोगे या फिर तीनों एंगल मेजर करोगे। सो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मींस टू मेजर ऑल द थ्री साइड्स एंड ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है। सो अब देखो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या है, इसको मैथमेटिक्स में हम डिफाइन कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक मींस व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। सो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आपसे कोई पूछता है अभी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब बताओ, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। क्लियर है बच्चों। चलो अब देखो आप, अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों साइड के बारे में डिस्कस करना है, तीनों साइड के बारे में डिस्कस करना है, देन वी आर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल के बारे में डिस्कस करना है, देन वी आर यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा फिर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो आप।
टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसा कि नाम आप लोगों ने सुना होगा 10th में 11th में कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। सबने सुना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप यहां पे देखिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, every trigonometric function is defined with respect to some angle। आपने देखा होगा कहीं पे किसी भी मैथ्स के टेक्स्ट बुक में या फिर कहीं पे भी सिर्फ साइन अलग से लिखा हुआ नहीं रहता। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक एंगल आएगा। सो every trigonometric function is defined with respect to some angle for the right angle triangle। ध्यान रहे, इस पे डिफाइन होता है फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। सबने सुना है राइट एंगल ट्रायंगल, देखा भी है, नहीं देखा है, देखिए ऐसा कुछ होता है। मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है। अगर हम इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा ले लें, अब देख ये थीटा के सामने वाला ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा की बात करूं, बच्चों आपको मैं बता दूं, आप लोग बोल रहे हो सर सब चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब 11th का है, 10th में पढ़ चुके हैं। बट आपको बताया हमने इस चैप्टर को एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, और आपको अप टू मेंस लेवल तक सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आप सिर्फ पूरे चैप्टर्स के जितने भी इस चैप्टर के कुछ सीरीज बनेगा, करीब हमारे 7-8 घंटे के वीडियो लेक्चर्स इसमें रिकॉर्ड होंगे। आप पूरा देखिए, एकदम जीरो से लेके लास्ट तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर कोई बच्चा पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अगर अभी से भी ध्यान देगा तो उसको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसी के लिए एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11th पूरा बर्बाद कर देते हैं। 11th में उतना सीरियस नहीं रहते, जब पूरा एक साल बर्बाद कर देते हैं तो उनको अकल आती है कि नहीं भाई काश कुछ पढ़ लिया होता। तो थोड़ा सा हम लोग क्या है, टीचर हैं, तो ऐसे बच्चों को इधर ध्यान में लेके चलना होता है कि मान लो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11th में ध्यान नहीं दिया है, इसी के लिए आपको एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ताकि सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो आइए देखो आप, ये ट्रायंगल एबीसी है। अगर हम इस ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या आएगा बता, AB बाई AC। देखो आप, ये जो AB है, यह AB क्या है, यह AB एक डिस्टेंस है, इसका ऑप्शन कुछ मेजरमेंट होगा। यह AC भी क्या है बच्चों, एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, जिसका ऑप्शन कुछ मेजरमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर हमने AB को मेजर किया और ये 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है, और AC कितना आया, 5 आया। इस केस में साइन थीटा कितना हो गया, 3/5। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो लेंथ होता है सबसे बड़ा होता है। सो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि AB इज ऑलवेज लेस देन AC। AB कभी भी AC से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, AB क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। साइन का रेंज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि -1 से लेके 1 तक होता है, उसको भी हम देखेंगे ग्राफ में। यहाँ पे थोड़ा सा पहले आप ये देखिए, हमने देखा कि साइन थीटा 3/5 है। ये 3/5 क्या है, एक रियल वैल्यू है, एक रियल नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करूं, इसको मान लो 1 मान लिया, इसको मान लो मैंने 2 मान लिया, ठीक है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप देखो नंबर चेंज हो गया, बट फिर भी 1 से छोटा है। तो हमने क्या देखा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू AB बाई AC। यह AB क्या है, एक डिस्टेंस है, AC भी क्या है, एक डिस्टेंस है। सो इन जनरल AB बाई AC को हम लोग x सपोज कर लें, कुछ भी आ सकता है। x एक रियल नंबर है जिसका वैल्यू 1 या 1 से छोटा है, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो आप देखो, आप यहां पे क्या देखा हमने कि साइन थीटा इक्वल टू x, साइन थीटा इक्वल टू x।
तो यहां से हम इस थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा इज व्हाट? साइन। इफ साइन फंक्शन इस साइड आया तो क्या हो गया? इनवर्स। अब यहां पे ध्यान दो, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। क्या हो गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्या है? एक एंगल है। क्या है? एंगल है। ये जो -1 दिख रहा है आपको, दिस -1 इज नॉट एन एक्सपोनेंट। नॉट एन एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट नहीं है बच्चों, ये पावर नहीं है। दिस -1 इज द नोटेशन ऑफ इनवर्स। दिस -1 इज द नोटेशन ऑफ इनवर्स। ये इनवर्स का नोटेशन है। इनवर्स का नोटेशन है। सिमिलरली आप दूसरे किसी एग्जांपल में ले सकते हैं कि अगर cos थीटा BC बाई AC है, यह भी एक रेशियो है, इसका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा कुछ ना कुछ। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या सपोज कर लें? y सपोज कर लेते हैं। क्या ले लें? y। कुछ ना कुछ तो होगा, सो इन जनरल हम लोगों ने y ले लिया। अब आप यहां से देखिए, दिस थीटा इज रिटन एज cos इनवर्स ऑफ y। cos इनवर्स ऑफ y। देखो आप, ये क्या है? एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि बच्चों आप सबको बताया था मैंने पहले ही कि हम लोग 12th में क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया। क्या इतना कॉपी कर लेना पॉज करके, मैं रफ कर देता हूं डायरेक्टली। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो आप, अभी तक हमने क्या देखा कि साइन थीटा अगर x है तो थीटा कितनी होगी? थीटा होगा हमारा साइन इनवर्स x। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लेना, दिस -1 इज नॉट एन एक्सपोनेंट, दिस इज द नोटेशन ऑफ इनवर्स। यह जो -1 है, यह जो -1 है, दिस -1 इज द नोटेशन ऑफ इनवर्स। जैसे आप लोग पहले रिलेशन एंड फंक्शन में 11th में अगर पढ़े होंगे, f इनवर्स है -1 इनवर्स का नोटेशन होता है। दूसरा, नॉर्मली होता क्या है, आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है कि अगर x के ऊपर पावर -1 है, x रेज़ टू पावर -1, तो आप लोग इसको क्या लिख देते हैं? 1/x। अगर y के ऊपर पावर -1 है तो क्या लिख देते हो आप? 1/y। ध्यान रहे, अगर आपने यहां पे इस पूरे चैप्टर में साइन इनवर्स x को 1/sin x लिख दिया तो ये गलत है। ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आपको बताया रीजन अभी कि दिस -1 इज नॉट एन एक्सपोनेंट। ये -1 एक्सपोनेंट नहीं है, ये -1 पावर नहीं है। दिस इज द नोटेशन ऑफ इनवर्स। तो ऐसा लिखना क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ? व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is a symbol or notation which denote the certain angle. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? एक नोटेशन है, एक सिंबल है जो कि एक एंगल को डिनोट करता है। किसको डिनोट कर रहा है? एंगल को डिनोट करता है। ये जो लाइन मैंने बोला, ये सबके दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए, अदरवाइज पूरा चैप्टर बाउंसर मारेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों। दिमाग में बैठा लो आप कि अगर कहीं पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होगी, इसको मैं शॉर्ट में बार बार ITF बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ITF, I.P.F, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप समझ जाना
कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है आईटीएफ का मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपका ना डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए और दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर कहीं पे भी बात हो रही है, कहीं पे भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब हम लोग एक एंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की बात कर रहे हैं। बैठाओ इसको दिमाग में, सबसे पहली चीज। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लूं, अगर मैं tan की बात करें, tan थीटा इज AB बाई BC। अभी बताया मैंने AB एक डिस्टेंस है, BC भी एक डिस्टेंस है, यह एक रेशियो है, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या नाम दिया हम लोगों ने? x मान दिया इन जनरल। तो अगर tan थीटा x है तो थीटा कितना है? tan इनवर्स x है। थीटा कितना है? tan इनवर्स x है। यह एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक मैं अभी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। कोई अगर पूछता है आपसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is a symbol or notation which denote the certain angle। एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। चलिए इस चैप्टर में थोड़ा हम इस चैप्टर के लिए कहानी शुरू करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा और क्या सही है क्या गलत है। डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, अब हम इस चैप्टर की कहानी शुरू करते हैं। देखो बच्चों, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उस चैप्टर में एक थियरी थी, एक थ्योरम था। क्या था थ्योरम? कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन does not invertible। Every trigonometric function does not invertible। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स it is not possible to find the inverse of any trigonometric function। भाई पॉसिबल ही नहीं है किसी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फाइंड आउट करना। दूसरा, 12th में जब आप आए गए हैं, जो पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में भी एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? कि कोई भी फंक्शन हो, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 होगा एंड अनटू होगा। 1 होगा और अनटू होगा। मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 और अनटू दोनों होता है तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे उस थ्योरम को आप ऐसा लिख सकते हो कि इफ द फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, इफ द फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। if the function is 1 and onto, then its inverse be exist।
क्लियर है बच्चों? अब यहां पे आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया, ठीक है? हमारे जो दिमाग में था पहले जब हम पढ़ रहे थे, एक तरफ 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट इनवर्टिबल, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता। दूसरी तरफ 12th में आपको बताया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है कि भाई आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालो। अब या तो पहले गलत है या फिर अब गलत है, इसका फैसला कौन करेगा भाई? कहां पे गलत लिखा हुआ है? तो उसके लिए आपको लेक्चर पूरा एंड तक है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखो आप एक्चुअली में लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है, यहां से फील होगा आपको कि ये पूरा खेल क्या है, पूरी कहानी क्या है, ठीक है? कौन सही कौन गलत। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए हम पूरे फंक्शन का आज पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि पूरा फंक्शन होता क्या है। और अगर आपने एंड तक पूरा देखा तो इसकी पूरे 100% गारंटी है कि आप पूरा फंक्शन समझ जाओगे अच्छे से, पूरा इसका खेल समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो देखो आप, सबसे पहले आपको ना क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन? जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में एक चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। तो 11th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन। तो आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। 11th में आपने पढ़ा है कि फंक्शन क्या होता है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं कि फंक्शन क्या है। सबसे पहला चीज कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है? व्हाट विच टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन। हम किस टाइप के स्पेशल रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे? देखिए उसके लिए सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई भी एक सेट ए है और इस सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। दूसरा एक सेट है हमारे पास बी, इस बी में कुछ एलिमेंट्स ले लो आप 1 2 3 4 5 6। ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन है। और आपको जैसा कि पता है कि जब कभी भी अगर हम बात रिलेशन की करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिलेशन की। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम बात रिलेशन की करें तो एक तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है भैया? ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात हो गई। बट रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड से क्या मतलब पता चलता है कि रिलेशन मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय देम। मतलब अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, किसी भी दो नंबर में, किसी भी दो व्यक्ति में, किसी भी दो फंक्शन में, किसी भी दो वेरिएबल में बात अगर हम रिलेशन की करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सम रूल, अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी, तभी तो उनके बीच रिलेशन है। जैसे दो फ्रेंड्स का रिलेशन, दो बाप बेटे का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन। तो यहां पे क्या? एसोसिएशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय देम। जैसे ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन है। अब रिलेशन डिफाइन है मतलब कुछ ना कुछ इनके बीच प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सम रूल, मान लो ए का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। क्योंकि हम यहाँ पे पहले बताया मैं, हम यहाँ पे रिलेशन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ फंक्शन से काम है, सिर्फ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? ए का रिलेशन 2 से, इसका मतलब है कि ए का इमेज 2 है, ए का इमेज 2 है। बी का रिलेशन 3 से है, मतलब बी का इमेज 3 है। सी का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। डी का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। मतलब यहाँ पे एक रिलेशन क्या हुआ? एक रिलेशन हुआ a, 2, b, 3, c, 3, d, 4, d, 4। क्या यह रिलेशन फंक्शन है? इज दिस रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन? क्या जवाब होगा आपका? सोचना है, क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं? देखो आप, फंक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन, फंक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए मस्ट बी यूज्ड अप। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट यूज होना जरूरी है।
आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे ई यूज्ड नहीं है। अगर इसमें कोई एलिमेंट बच गया तो सीधे बोलना कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप लोग को याद होगा, अगर 11th क्लास में जिसने भी लेक्चर पढ़ा होगा मेरा, उसको लिए उन लोगों को एक ट्रिक बताया था मैंने 11th में। और जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं मैं कि फंक्शन को आप कैसे याद रखेंगे। एक आपको ट्रिक याद रखना है बच्चों कि हमेशा बाप और बेटे का जो रिलेशन होता है उसको फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? इसको याद रखो आप। पहले बोला था मैंने कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कौन सा स्पेशल टाइप? बाप और बेटे का रिलेशन। बाप और बेटे का जो रिलेशन वही क्या है? फंक्शन है। जो पहला वाला सेट है वो बेटा है और दूसरा वाला सेट क्या है? बाप है। अभी भाई बेटा बाप का क्या खेल है? हमेशा याद रखो आप, फंक्शन की जब कभी भी बात हो ना, और अगर आपको याद नहीं है तो आप बाप और बेटा करके याद रखिए, याद रहेगा आपको हमेशा। कोई नींद में पूछे, रात को 2 बजे भी पूछे तो भी आपको पता चलना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। आप इस ट्रिक को देखो। अच्छा, बाप बेटा बोलने का मतलब क्या है? आपको पता है एक बेटे के कितने बाप? एक बेटे का एक ही बाप। हर बेटे का एक ही बाप, बट एक ही बाप के बहुत सारे बेटे। पता है या नहीं? होता है ना? हर बेटे का एक ही बाप, बट एक ही बाप के बहुत सारे बेटे। दूसरा पॉइंट, हर बेटे का कोई ना कोई बाप होता ही है। हर बेटे का कोई ना कोई बाप होता ही है, बट जरूरी नहीं कि हर बाप को बेटा। जरूरी नहीं है कि हर बाप को बेटा। क्लियर है बच्चों? मीन्स हर बेटे का कोई ना कोई बाप होना जरूरी है, बट जरूरी नहीं कि हर बाप का बेटा हो। मतलब कुछ ऐसे भी बाप हो सकते हैं जिनको सिर्फ बेटी हो, बेटा ना हो सकता है। ये नेचर का रूल है। अब देखो यहां पे ई एक ऐसा बेटा है जिसका कोई बाप नहीं है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है नेचर में। मीन्स अगर बेटा है तो उसका कोई ना कोई बाप होता है और पता चलना चाहिए उसका बाप कौन है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब देखो, मान लो हमने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लिया, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ए बी सी डी ई एंड देन 1 2 3 4 5 6। ए का रिलेशन 3 से है, बी का रिलेशन 3 से है, सी का रिलेशन 3 से है, डी का रिलेशन 4 से है, डी का रिलेशन 5 से है, ई का रिलेशन 6 से है। मतलब यहां पे जो रिलेशन है वह रिलेशन क्या हुआ बच्चों? a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 d, 5 एंड e, 6। यहां पे देखो आप, यहां पे फंक्शन का जो पहला वाला कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट यूज्ड है, हर एक एलिमेंट यूज्ड है। तो क्या फंक्शन होगा? क्या फंक्शन होगा? दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों ऐसा? देख, ध्यान दे, डी एक ऐसा बेटा है, मैंने बोला था ना एक बेटा है, और ये क्या है? बाप। देखो आप यहां, ए का बाप कौन? 3। ए का बाप कौन? 3। बी का बाप कौन? 3। सी का बाप कौन? 3। मतलब 3 एक ऐसा बाप है जिसके 3 बेटे हैं। हो सकता है 3 एक ऐसा बाप है जिसके 3 बेटे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डी का बाप कौन? डी का बाप 4 है, डी का बाप 5 है। क्या ऐसा पॉसिबल है नेचर में? नहीं। मतलब एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते, इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। मतलब आप देखा आपने कि अगर हमें बाप बेटा याद है आपको तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो आप एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लो बच्चों कि अगर फंक्शन की बात हम लोग कहीं पे भी कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, फंक्शन का मतलब बाप बेटा। फंक्शन मींस व्हाट? बाप बेटा। एक बेटे का एक ही बाप, बट एक ही बाप के बहुत सारे बेटे। हर बेटे का कोई ना कोई बाप होता ही है, बट जरूरी नहीं कि हर बाप को बेटा। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, मैं आगे रफ करता हूं।
तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास ए बी सी डी ई, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ए का रिलेशन 2 के साथ, मतलब ए का इमेज 2 है, ए का बाप 2 है, जो बोल रहा है बोल लो आप। जब आपको ट्रिक समझ में आ गया, ये सेट क्या होता है, बेटा है, और ये क्या है, बाप है। बी का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ। सी का रिलेशन 3 के साथ। डी का रिलेशन 4 के साथ। क्या फंक्शन है, अभी तक फंक्शन नहीं है क्योंकि ई बच गया, बट मान लिया मैंने यहां पे ऐसा कर दिया, ई का रिलेशन 4 के साथ, क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। देखो यहां पे जो रिलेशन मिला, ये रिलेशन मिला, वो क्या मिला, ये रिलेशन मिला a, 2 b, 2 c, 3 d, 4 एंड e, 4। क्लियर है बच्चों? सो आप यहां पे देखिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट यूज्ड है, कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग है क्या, नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए मस्ट बी यूज्ड अप, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज आल्सो यूज्ड। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सेट बी का भी हर एक एलिमेंट यूज्ड हो, ठीक है। मतलब 1 है, 5 है, 6 है, सब यूज्ड नहीं है। ये ऐसे बाप हैं जिनको सिर्फ बेटी है, उनका कोई बेटा नहीं है। ऐसे बाप हो सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ए के कितना बाप, ए का एक ही बाप है 2, बी का भी एक ही बाप है 2, मतलब 2 एक ऐसा बाप है जिसको 2 बेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी का बाप कौन है, 3 है। डी का बाप कौन है, 4 है। डी का बाप कौन है, 4 है। ई का बाप कौन है, 4 है। 4 एक ऐसा बाप है जिसको 2 बेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर ये ऐसा होता, मान ले अगर मैं ऐसा कर देता, अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डी का इमेज 4 भी हो गया, डी का बाप 4 भी हो गया, डी का बाप 6 भी हो गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसको रफ कर दूं तो ये फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन। आई थिंक फंक्शन का फंडा क्लियर हुआ क्या बच्चों, कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बहुत हो गया बाप बेटा। हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं कि इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी। मान लो हमारे पास कोई भी 2 सेट है, सेट ए है, दूसरा सेट बी है। नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज मतलब देखो आप, ए का इमेज सिर्फ और सिर्फ 2 है, यूनिक है ना। अगर मान ले ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे ए के 2 इमेज हो जाते हैं, ए का इमेज 1 हो जाता। अगर आप चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देखो ये सेट ए है, दूसरा सेट बी है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मान लो, यहाँ पे 1 2 3 4 है। ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 4 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का रिलेशन 3 के साथ। बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 इमेज हो गए, बी का इमेज 2 हो गया, बी का इमेज 4 हो गया, मतलब फंक्शन नहीं है। कैसा इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, इसको बोलते हैं इमेज। मींस सपोज वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी, then their correspondence from A to B is said to be a function f from A to B। उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस इज ए फंक्शन f from A to B। A से B में एक फंक्शन डिफाइन है, मतलब कि A से B में जो रिलेशन था ना, जो रूल था, जिस रूल के अकॉर्डिंग वो डिफाइन था, उसी रूल को, उस करस्पॉन्डेंस को क्या बोलेंगे हम, फंक्शन बोलेंगे। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं फंक्शन का डेफिनेशन, ध्यान से सुनिए कि सपोज वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी। इफ एवरी बोलने का मतलब हर एक एलिमेंट आ गया उसमें, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी, यूनिक इमेज होना चाहिए। देन देयर करस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जो करस्पॉन्डेंस है, जो रिलेशन है, जिस रूल के अकॉर्डिंग मतलब जो प्रॉपर्टीज गिवन होता है, देन देयर करस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन f from A to B। A से B में क्या है, फंक्शन डिफाइन है, एंड इट इज डिनोटेड एज। हम इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको आप इस तरीके से लिखोगे, दिस इज द फंक्शन f
फ्रॉम ए टू बी। आपने बोला कि ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है। एक चीज और पॉइंट ध्यान से सुनिए, 3 का प्री इमेज सी है। प्री इमेज की बात कर रहा हूं, प्री इमेज मतलब यहां से देखोगे 3 का प्री इमेज सी है, 4 का प्री इमेज डी है और ई है, 6 का प्री इमेज कुछ भी नहीं है, 6 का प्री इमेज कुछ भी नहीं। चलो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए इमेज और प्री इमेज का मतलब। अब देखो ये जो सेट ए होता है, जो सेट ए है, दिस सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का क्या है? डोमेन। और सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट बी क्या है? आपका कोडोमेन है। ठीक है बच्चों, तो डोमेन और कोडोमेन पता चलना चाहिए। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया अगर यह x है और यह क्या है? f of x। ये क्या है आपका? f of x। उसी को हम लोग y भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। सो अगर हमारे पास कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है f of x, तो डोमेन मतलब क्या? x का वह रियल वैल्यू या x का वह वैल्यू, x का वह रियल वैल्यू जिसके लिए पूरा फंक्शन डिफाइन है। मतलब जब फंक्शन है कि नहीं कौन डिसाइड करता है? इस सेट ए को देख के आप बोल रहे हैं, सेट ए डिसाइड कर रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। कौन डिसाइड कर रहा है? सेट ए डिसाइड कर रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? पक्का? चलो मान लेते हैं सेट ए डिसाइड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड सेट बी का जो एलिमेंट यूज्ड होता है, इसमें क्या क्या यूज्ड है बताओ अभी? 2 3 4। द यूज्ड एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या इसको बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ द फंक्शन। तो आपको कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज और कोडोमेन। क्लियर है बच्चों? तो यहां से एक पॉइंट बाहर निकला। क्या निकला? रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, चलिए यहां से एक दूसरा पॉइंट ये हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि मान लो हमारे पास कोई भी एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 4, सेट बी में एलिमेंट है 6। आपको सोचना है, इफ द सेट ए कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, अगर किसी सेट ए में 4 एलिमेंट है और किसी सेट बी में 6 एलिमेंट है, if the set A containing 4 elements and set B containing 6 elements, तो A से B में टोटल कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं? How many total number of functions are possible from A to B? A से B में टोटल कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं? अगर आपका डेफिनेशन क्लियर है और बेसिक चीज अगर आपको आती है तो इसका जवाब आप पॉज करके खुद से सोचोगे और फिर आप चेक करना कि आप सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट पे, देखते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन क्या बताया मैंने? एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैविंग यूनिक इमेज होना चाहिए। हर एलिमेंट यूज होना ही चाहिए। ए का पहला एलिमेंट क्या है? ए है। इस ए का इमेज कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है? 6 ways। द इमेज ऑफ ए कैन बी फॉर्म बाय 6 ways। आप ए का इमेज किसी के साथ भी फॉर्म कर सकते हो। मान लो आप ए का इमेज किसके साथ? 2 के साथ फॉर्म किया। क्योंकि हमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं पता, हम टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं कि टोटल कितने फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। तो इस ए का इमेज कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है? 6 तरीके से फॉर्म हो सकता है। बी का इमेज कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है? कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है? बोल। बी का इमेज भी 6 वे से फॉर्म हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि बी का इमेज 2 हो। पहले बोला 2 एक ऐसा बाप है जिसके 2 बेटे हो सकते हैं। मतलब कि बी का इमेज भी कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है? 6 वे। ये जस्ट मैंने 2 तो जस्ट एक एग्जांपल लिया ना, ऐसा भी हो सकता था, और 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था। मतलब कि बी का इमेज कितने वे से फॉर्म हो सकता है? 6 वे से फॉर्म हो सकता है। सी का इमेज कितने वे से फॉर्म हो सकता है? 6 वे से फॉर्म हो सकता है। सी का भी इमेज 2 हो सकता है। 2 एक ऐसा बाप है जिसके 3 बेटे हो गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो सकता है ना। देख, सी का भी बाप 2 है। सी का भी इमेज कितने तरीके से फॉर्म हो सकता था? 6 वे। 2 जस्ट एक एग्जांपल है।
डी का भी इमेज कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है? डी का भी इमेज 6 वेज से फॉर्म हो सकता है। द इमेज ऑफ द ए कैन बी फॉर्म बाय 6 वेज, बी का इमेज 6 वेज, सी का इमेज 6 वेज, डी का इमेज 6 वेज। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, हम जितने तरीके से उनके इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज उतना ही टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा। अब आपको यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आनी चाहिए कि ए का इमेज 6 वेज एंड बी का इमेज 6 वेज, सी का इमेज 6 वेज, डी का इमेज 6 वेज। एंड का केस है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया? 6⁴ आया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मान लेते हैं आपको समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, रख लेना। क्या करना? देखना कि बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? जैसे बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 6। ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ functions are possible or defined. Total number of functions are possible from A to B, that is B में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है होल रेज़ टू पावर में, A में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, B में कितना, B 6 क्या है, B में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, और होल रेज़ टू पावर में 4 में क्या था, A में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहां से एक नोट करके पॉइंट लिख लें। क्या लिखेंगे कि अगर किसी सेट A में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, B में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, n है, A से B में टोटल कितने रिलेशन होंगे बता जरा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन की बात कर रहा हूं, नॉट फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम A टू B, ऐसा पता होना चाहिए। फ्रॉम A टू B दैट इज कितना। रिलेशन का डेफिनेशन क्या था? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर किसी सेट A में m एलिमेंट है, A में कितना एलिमेंट है? m, B में कितना एलिमेंट है? m, A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो बता देना A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना? mn होगा। अब अगर A क्रॉस B में mn एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे? देखो आप, रिलेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट्स। A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट्स है उसका सबसेट। अगर A क्रॉस B में mn एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 2 mn। A क्रॉस B का जितना पॉसिबल सबसेट दैट गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन। तो अगर A क्रॉस B में mn एलिमेंट है तो पॉसिबल सबसेट कितना होगा? 2 mn होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मान लेते हैं। अभी देखिए, ये तो रिलेशन की बात हो गई। अब यहां पे फंक्शन कितने होंगे बताओ? हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है, भी ध्यान रखिएगा। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन may not be a function। हर एक फंक्शन को रिलेशन तो बोलेंगे बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना? B में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट था? n। A में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट था? n। क्लियर है बच्चों? चलो ये मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पता चलना चाहिए। दूसरा, अगर मान लें हमें किसी रिलेशन का ग्राफ पता है, और वो फंक्शन है या नहीं डिसाइड करना है कि वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे आप इसको हमेशा। सब एकदम बेसिक चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम एकदम फ्लैशबैक में आके पहले का रिकैप कर रहे हैं, पहले का रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। इसी के लिए पूरा 11th का पूरा पोर्शन रिवीजन कराया जा रहा है आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, मान लो हमारे पास कोई भी रिलेशन है जिसका ग्राफ इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। एक ग्राफ है हमारे पास, मान लो ऐसा कोई रिलेशन है, सर्कल है, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या है?
टेस्टिंग ऑफ फंक्शन बाय ग्राफिकल मेथड। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन के लिए क्या करना है बच्चों, कि आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना। कहीं भी अगर आपको ग्राफ पता है तो क्या करना है, y एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और आप देखो कि इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, देख 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब जैसे कि यहां पे जो भी एलिमेंट है, मान ले यहां पे कोई वैल्यू है, से इसका ऐसा कुछ मान लो कि x² + y² = 9 है, तो यहां से आप देखोगे कि y² = 9 - x² हो गया और यहां से y कितना आ गया, ±√9 - x²। अगर हम यहां पे x का कोई वैल्यू कंसीडर करें, मान लो अगर आप यहां पे x की वैल्यू को 2 कंसीडर करते हो तो y कितना आएगा, ±√9 - 4 कितना, 5, √5। मतलब ये √5 है और यहां पे कौन सी वैल्यू है, -√5। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको पता है, x और ये क्या है, y। x मतलब फंक्शन का डोमेन, y मतलब कोडोमेन। 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 इमेज हो गए, -√5 एंड +√5। 2 एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके 2 इमेज हो गए, तो क्या फंक्शन है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। मतलब टेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी रिलेशन का कोई भी कर्व जिसका आपको ग्राफ पता है और हम चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि y एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। कर्व को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, जैसे आप देखो यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट किया, मतलब कि ये फंक्शन नहीं। एक दूसरा एग्जांपल देखो, आप एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई कर्व इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो कोई कर्व ऐसा कुछ है, क्या ये फंक्शन है, कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आप यहां पे चेक करो कर्व को कितने पॉइंट पे कट करा, 2 पॉइंट पे कट करा। अगर 2 पॉइंट पे कट किया मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। अगर एक ही पॉइंट पे कट करता तो फंक्शन होता। आप तीसरा एग्जांपल देखें, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है, ये फंक्शन है कि नहीं, तो y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करिए, देखो कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पे कट किया, मतलब कि ये फंक्शन है। मतलब यहां पे x के लिए जो भी यहां पे वैल्यू होगी, मान लो यहां पे x वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे एक ही इमेज आएगा, यूनिक इमेज आएगा। कैसा इमेज आएगा, यूनिक इमेज आएगा। ठीक है, तो आपने यहां पे देखा टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम A to B। टेस्टिंग ऑफ फंक्शन कैसे करते हैं, और टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए जैसे हमारा जो मेन टॉपिक वो बाकी रहेगा 1 एंड 1 2, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस, मतलब अगले वीडियो लेक्चर में हम उसको लेके आएंगे। और बहुत ही जो अगला वीडियो होगा वो मेन होगा 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब हमने आज क्या किया, पूरा रिकैप करवाया आपको कि भाई जो भी इतने दिन से जो आपका रिदम थोड़ा टूट गया है, पढ़ने का लिंक टूट गया है, पहले आप एक लिंक बनाओ, आप एक टच में आओ कि भाई फंक्शन होता क्या है। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस ही कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फंक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पूरा फंक्शन पढ़ाया गया। ठीक है बच्चों, सो चलिए और अगले लेक्चर के लिए थोड़ा वेट करिए, लेकिन अगला वीडियो लेक्चर देखिए जरूर। ठीक है, ओके, बाय बाय।